साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सीरीज है, तो इसके तहत हम लोग सामान्य विज्ञान का पूर्वावलोकन कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के तहत हम लोग जो सामान्य विज्ञान के तहत जो जीव विज्ञान वाला सेक्शन है, उसके तीन कह सकते हैं तीन पार्ट को, जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जैव विकास और वर्गीय, तीन टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग कोशिका और उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, इस पे जो भी प्रश्न विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जो है इस वीडियो में पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप जो है घटनाचक्र मोबाइल ऐप पर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कोशिका पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प है, इसमें से जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया वो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नाभिक या न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्र की भांति जनकों से संतानों में, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने, ध्यान रखिएगा, डीएनए की खोज जो है वो फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी, जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि खोज पूछा जाएगा तो फ्रेडरिक मिसर हैं, जबकि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल, उसके बारे में किसने बताया? जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है इन चार कथनों में से। तो पहला, प्रायंस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, नहीं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति इम्यूनो शर्करा की बनी होती है, ये भी सही नहीं है। विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये कथन आपका सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा। डी, रिकेटस में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही है। इसकी व्याख्या देखें तो वायराइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं। जो वायराइड्स होते हैं ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, जो सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला था कि प्रायश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, तो देखिए एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। मतलब पादप और जो प्राणी, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, चूंकि इनमें डिफरेंस होता है, तो उसी के अंतर के बारे में यहाँ बात की गई है। तो तीन अंतरों की बात की गई है। पहला है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ, सेलुलोज सेल वॉल्स होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। मतलब प्राणी कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ नहीं होती हैं, ये कथन सही है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, ये कथन आपका गलत है। पहला सही। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी वाकुल होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, दोनों में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है। जो दूसरा कथन था कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, तो नहीं, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं में होती है। यह कुछ पदार्थों के अंदर तथा बाहर आने जाने यह कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, जिसके कारण इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जो ये सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति होती है, ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जीव कोशिकाओं में नहीं होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी या रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां या रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानी
पादप कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। अगला है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो ये कोशिका भित्ति के आधार पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। तो पादप कोशिकाओं में आपका ये सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति होती है, परंतु आपके प्राणी या जंतु कोशिका में नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है? कोशिका भित्ति का। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। अगला है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। ठीक है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की जो क्रिया होती है प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इन लाइनों को याद रखिएगा कि श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं जो है कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? तो ये आपकी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित शिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है प्रोटीन संश्लेषण में? तो यहाँ पर जो आपका बी विकल्प है, अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल कौन से होते हैं? राइबोसोम होते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु इंग्लिश में कहें तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ये है आपका क्रेब्स चक्र। कौन सा है? क्रेब्स चक्र है। देखिए श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। इन्हीं के नाम पे इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अनुवांशिकता संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका कि आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है?
तो ये अभी हमने देखा जीजे मेंडल या पूरा नाम क्या था इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल। अनुवांशिक विज्ञान मतलब जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, जोहान ग्रेगर मेंडल या जीजे मेंडल को। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह जीवधारी क्या था, ये था आपका गार्डन पी मतलब मटर, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे। क्या क्या किए थे, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक कण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ध्यान रखिएगा, प्रभाविता का नियम, पृथक कण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अगला है मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये जो है लैंगिक जनन पर, ये जो है अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया जो एक वार्षिक पौधा है जिसमें पूर्ण उभयलिंगी पुष्प और कई विपरीत युग्म वाले लक्षण होते हैं। अगला है जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है, किससे संबंध है, तो जीनोम मैपिंग का संबंध जो है वो जीन्स के चित्रण से है, जीन्स के चित्रण से है। जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। अनुक्रम जो होता है वो जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जो होता है वो जीनोम चित्रण कहलाता है, जीनोम मैपिंग कहलाता है। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, इसे जीन कहते हैं। अनुवांशिकता की जो इकाई होती है उसे जीन कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। अगला है जीन क्या होता है, जीन जो है डीएनए का ही एक भाग होता है। जीन डीएनए का एक भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक या मोनोमर्स अणु होते हैं। अगला है जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पे 4 के बारे में बात की गई। देखिए, पहला, यह प्रायः सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है, सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, सही है। यह अनतिव्यायी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है, सही है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। ये 4 के चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक यूनिवर्सल होता है। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। इस प्रकार अनुवांशिक कूट पद्धति में 64 त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं जिन्हें कोडान कहते हैं। ये नॉन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग, गैर अस्पष्ट, नॉन एम्बिगुअस एवं कोमा रहित, कोमालेस होते हैं, ठीक है। अनुवांशिक कोड के 64 कोडान्स में से 3 कोडान UAA, UGA, UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। इनको समापन कोडन या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। AUG इसका फुल फॉर्म है मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का कोडान। AUG कोडान को प्रारंभन कोडान कहते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। उद विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, किसके माध्यम से, तो ये क्रोमोसोम्स के माध्यम से ले जाए जाते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वाल्डेयर थे। वाल्डेयर ने 1888 में इसको प्रस्तुत किया था। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन
जो होती है वो जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। ये अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं। अधिकतर जीन्स क्या होते हैं, वो डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भी भाग होते हैं, जैसे कि रियो वायरस में ये आरएनए के भाग होते हैं जीन्स। ठीक है। जीन कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में, तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपका क्या हो जाएगा? डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होते हैं, इन्हीं पे जीन्स होते हैं। अगला है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है दो रज्जुकों, टू स्ट्रैंड्स की पूरकता या दो रज्जुकों की पूरकता ने। देखिए, डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए जो है वो प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। अगला है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो ये देखिए, आपका जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण मतलब सफलिंग से, इन सभी से आनुवंशिक विचरण होता है। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण या जेनेटिक वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत दिया था किसने? गुणसूत्रों की वंशानुगत या क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जिसे इंग्लिश में कहेंगे, ये सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोवेरी ने। किसने दिया था? सूटन एवं बोवेरी ने दिया था, वाल्टर सूटन और एवं थियोडोर बोवेरी। अगला है, जीन जो होता है, जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो ये किया था डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। जीन अणु मतलब डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, देखिए, जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF बिल्किंस तथा आर फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीदार सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश विन्यास प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स बना लेते हैं। अगला है, जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो डीएनए की संरचना से है। 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1953 में। अगला प्रश्न है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए। ठीक है। अगला, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का, वो 1962 में दिया गया था। 1962 में डॉक्टर वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस बिल्किंस के साथ संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज अलग है। देखिए, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने जो है डीएनए की खोज नहीं की थी, बल्कि इन्होंने उसकी संरचना के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसकी पहचान जो है सर्वप्रथम किसने की थी? 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने की थी, जो इसकी खोज की थी डीएनए की। अगला, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं।
ठीक है। यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने, तो खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला है, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बारबरा मैकिलटॉक ने, बारबरा मैकिलटॉक ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकिलटॉक थे, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे स्पॉट पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो आपका टायरोसिन जो होता है ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। देखिए, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। जो तीन है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो ध्यान रखिए, टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं की जनपत्री की भांति जनकों से पेरेंट्स से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। क्या होती है, तो डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है ये डीऑक्सीराइबोस होती है। जीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अर्थात डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में, डीएनए जो है वो मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस तथा नाइट्रोजनी समाचार जो क्षार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल व साइटोसिन होते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए में भी होता है, परंतु यहाँ पे थाइमिन की जगह, जो डीएनए में थाइमिन होता है उसकी जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, तो राइबोजाइम्स आरएनए होते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स जो हैं आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज की खोज के लिए थॉमस आर्केच तथा सिडनी अल्टमान को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, ये स्थिर रहती है, ये बदलती नहीं है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या निश्चित स्थिर होती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु तथा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र, तो आपका छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में जो सरीसृप होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें गुणसूत्रों या गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की कुल संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं।
जनक अर्थात पेरेंट से जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, जिसे एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? जोड़ों की बात कर रहे हैं तो 23 है, कुल 46 होते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती नहीं है, जो क्या कहते हैं पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका कथन गलत है। कारण स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन गलत है, कारण सही है। तो देखिए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म को अर्थात शुक्राणु, स्पर्म तथा अंडाणु, ओवम को का निर्माण होता है तथा ये अगुणित होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन से युग्मजन जाइगोट बनते हैं, जिससे बालक में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? इसमें एक्स वाई होता है, बी ऑप्शन। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? एक्स और वाई। पुरुष का एक्स और पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, तो सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले में नहीं। एक्सरे तकनीकी में बिल्कुल, जहाँ पे एक्सरे का इस्तेमाल होता है वहाँ पे बदल सकता है, डीएनए में स्थायी परिवर्तन हो सकता है। कोयला खनक में, रंगरेज और रंगसाज में नहीं। तो यहाँ पे ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, केवल 2। देखिए, एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपने कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए में स्थायी परिवर्तन खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब जैव उर्वरक पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे 3 विकल्प हैं। तो एजोला, नील हरित शैवाल और एजोला का इस्तेमाल जो है जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा 1 और 2। देखिए, जैव उर्वरकों बायो फर्टिलाइजर को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एजोला और नील हरित शैवाल ये जो है किस वर्ग में है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, इसमें बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस है। ठीक है, अब तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, सेलुलोलिटिक या ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक या ह्यूमिकोला, ये आपके कंपोस्टिक एक्सेलरेटर वाले वर्ग में आने वाले जैव उर्वरक हैं। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, ये स्यूडोमोनास की प्रजाति होते हैं। इस प्रकार नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जैव उर्वरक है, जबकि अल्फाल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, आपका एजोला, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक को ही मानना होगा। देखिए, अल्फा है नहीं, तो आप अगर मानेंगे भी तो बी विकल्प को ही मानेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, इन तीनों का उपयोग जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो देखिए, नोस्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, परंतु माइकोराइजा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। देखिए, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, नोस्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवक जो होते हैं फंगी के बीच सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो ईस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड, तो एजोला है। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो इसमें देखिए, आपका जो एजोला है ये जैविक उर्वरक है। पशुओं, विशेषतः जो दुधारू जानवर होते हैं, कि अनुपूरक भोजन सप्लीमेंट्री फूड के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एजोला का इस्तेमाल करते हैं। उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है, जो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज होती है इससे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नील हरित सवाल क्या है, जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। क्रायोशोपा, क्रायोशोपा माहो नियंत्रणक है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है। परंतु एजोटोबैक्टर ये जैव कीटनाशी नहीं है। एजोटोबैक्टर क्या है, ये बायो फर्टिलाइजर है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। एजिटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रह करके असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजिटोबैक्टर जीवाणु वायवीय ये होता है, स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है आपका नील हरित शैवाल या नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोश के जीवाणु, ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने या फिक्सेशन कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये धान के खेत में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। देखिए विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फॉस्फेट सोलुविलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजर एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में नत्रजन आपूर्ति, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। अगला है नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, किसमें, तो धान के खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नील हरित शैवाल धान में उपयोग करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये आपका मटर संबंधित है। एजोटोबैक्टर गेहूं, एजोला आपका मक्का संबंधित नहीं है, डी वाला सही नहीं। देखिए एजोला, एनाबीना, नॉस्टाक, नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो एजोला का संबंध धान से है। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर, पाइसम सेटाइवम की फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर जो होता है वो गेहूं की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण कारक होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट होता है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ये धान में होता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ मिलाने से, तो नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोक्रियोटिक शैवाल है। एक अति सूक्ष्म प्रोक्रियोटिक मतलब ये एक कोश के शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जबकि एजोला एक जलीय फर्न, एक्वटिक फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो यह है आपका साइनोबैक्टीरिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी क्या होता है, नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया होता है। एजोला क्या है, एजोला एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है, एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है, तो ये एजोला है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान की खेत, वाटर लॉक्ड राइस फील्ड में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ये कौन सा है, ये है आपका एजोला। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। फॉस्फेटिक जैव उर्वरक, तो ये आपका देखिए राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला ये नाइट्रोजन वाले हैं। वैस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा ये आपका फॉस्फेटिक जैव उर्वरक वर्ग में आएगा। ठीक है, ये फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है, जबकि अन्य जो है राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। बायोचार का क्या उपयोग है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए। पहला, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम ग्रोइंग मीडियम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है।
जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन। देखिए, बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप होता है कोयले का, जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट अपशिष्ट इत्यादि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। बायोचार क्या होता है? पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे चार कथन है। पहला, इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होते हैं, भी सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देने, केचुए बढ़ा देते हैं, धीमा नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र या गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, ये सही है। अगला है, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा? तो इसका उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा, इन सभी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा में के बार बार प्रयोग मतलब स्प्लिट एप्लीकेशन, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले स्लो रिलीज वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दालों के साथ संयोजन करते हैं। किसके साथ करते हैं? दालों के साथ में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों, दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पादप जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण नाइट्रोजन फिक्सिंग पादप हैं? तो यहाँ पे 6 हैं। तो देखिए, आपका अल्फा 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 है, चना चिकपी है, और आपका चौथा तिपतिया घास क्लोएर है। तो 1 3 4 हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों के साथ सहजीवता में रहने वाले कुछ जीवाणु जैसे एजिटोबैक्टर, राइजोबियम आदि वायु एवं मृदा रंध्रों में विद्यमान नाइट्रोजन से अमोनियम का संश्लेषण करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में अल्फा अल्फा आपका पहला वाला, फिर तीसरा वाला चना, तीसरा वाला जो है आपका चना एवं चौथा है तिपतिया घास नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप के उदाहरण हैं। ध्यातव्य है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों के साथ ही सहजीवी संयोजन करते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। तो धान नहीं होगा इसमें, ठीक है, जबकि जो दलहनी फसलें हैं वो होते हैं। दलहनी फसलों जैसे कि चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। नीलहरी शैवाल, एजोला ये जो है बायो फर्टिलाइजर है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये राइजोबियम जेपोनिकम है, राइजोबियम जेपोनिकम है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं, रिड्यूस करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहजीवी अथवा सहयोगी अथवा सहजीवी सिम्बोसिस के रूप में जीवित रहते हैं। लेगू मचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम है, जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम है, सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम है। तीन पतिया घास के लिए आपका राइजोबियम ट्राइफोलाई है, डी वाला। लूसन के लिए राइजोबियम मेलिलोती है। और आपका जलीय फन एनाबिना एजोली, जलीय फन जो है आपका एनाबिना
एजोली है, गुनेरा मैक्रोफाइला, नोस्टोक मस्कोम इत्यादि। ठीक है। जो आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, ये आपका मटर के लिए है। आगे चलते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किस में? तो ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे कि अल्फाल्फा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो ये है आपके केचुए, केचुए या अर्थवॉर्म। केचुए या अर्थवॉर्म को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है। ये किसान के सहायतार्थ प्राकृतिक हलवाहों, नेचुरल पोलोगेमन और टिलर्स ऑफ द सॉयल का काम करते हैं। केचुए भूमि में बिल बनाकर इसे खोखली एवं पोली बनाते हैं जिससे इसमें हवा जा सके। यही नहीं, इनसे उत्पन्न पुरीश के रूप में ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें केचुए का मलमूत्र मिला होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।